हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार, अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर का पार्ट 1, पादपों में पोषण। तो शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना भोजन रह पाए, है ना। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के कुछ घटक हैं। घटक का मतलब क्या होता है कि भोजन में ये सब मिलते हैं, है ना। जब हम भोजन खाते हैं तब हमें भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, है ना। जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ बोलते हैं इनको, जिन्हें खाने से हमको ताकत मिलती हो। ठीक है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप को मतलब क्या होता है? पादप का मतलब होता है पौधे। ठीक है, जो पादप होते हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे घर में तो मेरी मम्मी खाना खुद ही बनाती है। मैं उस खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो खाना आता कहाँ से है ना। कहीं से तो आता है। अब बच्चे बोलेंगे वो आता है मार्केट से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में कहाँ से आया? वो आया हमारे पौधों से, है ना। तो पौधों से हमने खाना बनाया, लेकिन पौधों ने अपना खाना कहाँ से बनाया? मैं बात उसकी कर रहा हूँ। ठीक है, पौधे ये कैसे ऐसे हमारे पास हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो कैसे बनाते हैं वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी प्राणी है, मानव सहित जो भी प्राणी है, शेर, चीता, बाघ, है ना, चिड़िया भी हो गई, तो वे सब क्या करते हैं? वो सब पादपों से या फिर पादपों का आहार, इसका मतलब है ऐसे जीव जंतु जो पादपों को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं, वो उन्हें खाते हैं। जैसे कि शेर, जो शेर होता है वो उन्हें खाता है जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि हिरन, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, जिराफ हो गया, जैबरा हो गया। तो शेर उन्हें मारे खाता है जो पादपों को खाते हैं, मतलब पेड़ों को खाते हैं, है ना। तो अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, और परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्टली या बोले इनडायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। या तो हम पौधे खाते हैं, ये सब क्या है? फल, सब्जियां, ये सब क्या है? ये सब पौधे तो होते हैं। और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उन्हें खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से, या बोले अप्रत्यक्ष या बोले परोक्ष, तो हम परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं, है ना। जो प्राणी पौधे को नहीं खाता वो भी पौधे पर निर्भर है। कैसे? मैंने आपको बता दिया। जैसे बाघ है, बाघ खाता है हिरन को और हिरन खाता है पौधे को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पादपों में पोषण की विधि। पोषण का मतलब क्या होता है? उन्हें ताकत मिलना। तो उन्हें ताकत किससे मिलती है? पौधों को। आज अब हम वो समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, एक पौधे ही ऐसे होते हैं जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से, बस इन्हें तीन चाहिए और इन तीन की हेल्प से ये अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वो रहते हैं ना, उनके आसपास का जो इलाका होता है उसे बोलते हैं उनका परिवेश। और ये तीनों पदार्थ वहाँ पर इन्हें मिलते हैं। ठीक है,
पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना। अब शारीरिक संरचना मतलब क्या होता है कि उनका शरीर जो वो कैसे बना हुआ है ना, कि बड़ा है, छोटा है, कठोर है, मुलायम है, तो वो सब होता है शारीरिक संरचना। तो पोषक पदार्थ सजीवों, सजीव किसे वो बोलते हैं जो सांस लेते हैं, है ना। और निर्जीव कौन होते हैं, जो सांस नहीं लेते, जैसे कि कुर्सी, मेज, टेबल, है ना, फोन हो गया आपका, लीड हो गई आपकी, आपके कपड़े हो गए, ये सांस नहीं लेते हैं तो ये निर्जीव होते हैं। ठीक है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों, क्षतिग्रस्त भाग वो होते हैं जैसे कि चोट लग जाए तो क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है ना। जिस भाग पे चोट लग जाती है उस भले भाग को बोलते हैं क्षतिग्रस्त भाग। तो क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, यानी उनको सही करने के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोषक पदार्थ खाने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें हमारी चोट को सही करने में, हमारे शरीर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों। अब जैव प्रक्रम मतलब एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। अगर आप इस वर्ड को अभी नहीं समझेंगे ना तो आगे जाके ये 9th-10th में आएगा, 8th में आएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी समझ लीजिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जो उन जीव में होते हैं जो सांस लेते हैं, है ना। जैसे कि इंसान हो गए। अब इंसान में कौन से जैव प्रक्रम होते हैं, खाना खाना, खाना पचना, है ना, और उसको बाहर निकाल देना, ये क्या है, एक जैव प्रक्रम है। यानी जैव मतलब क्या होता है, जो सांस लेता है, जो जीता है, जैव, जो जैव है, जैव अजैव, इसका मतलब सेम टू सेम वैसे ही है जैसे सजीव और निर्जीव की तरह है। सजीव बोलते हैं जैव को और निर्जीव बोलते हैं अजैव को। तो ऐसे प्रक्रम, प्रक्रम को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोसेस, है ना, कोई क्रिया। तो जैव प्रक्रम मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रिया जो जैव में होती है, यानी सजीवों में होती है, उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। और ये बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं ना। जो जितनी भी ऊर्जा होती है, हमारा खाना पचना, उसके लिए भी चाहिए होती है ऊर्जा हमको, तो वो सब कहाँ से मिलती है हमको, खाने से मिलती है ना। तो तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो ऊर्जा में चाहिए होती है वो भी हमें इसी से मिलती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, खाना खाना, खाना तो खा लिया हमने, पर उस खाने को इस्तेमाल करना, इस विधि को क्या बोलते हैं, पोषण। ठीक है, पोषण याद रखेंगे, पोषण बोलते हैं इसको। ठीक है, पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संश्लेषित, आगे बहुत बहुत बार आएगा। इसका मतलब होता है बनाना। स्वयं संश्लेषित मतलब क्या हो गया, स्वयं बनाना, स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जो भी जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे हो गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वयं पोषक, स्वयंपोषी बोलते हैं, स्वयं पोषण। ठीक है, स्वयंपोषी बोल सकते हैं और स्वयं पोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आप समझ जाएंगे। अतः ऐसे पादपों को स्वयंपोषी, है ना, स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु में कौन आता है, जंतु में आते हैं सारे जानवर, एनिमल्स, है ना, और इंसान भी आते हैं। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, यानी ज्यादातर जितने भी जीव है ना, ज्यादातर वो जीव जो होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन, यानी पादपों द्वारा, यानी पौधों के द्वारा संश्लेषित मतलब बनाया हुआ, भोजन मतलब खाना, ग्रहण मतलब अंदर अपने लेना, ग्रहण करना, खाना उसे भी, ठीक है, करते हैं। यानी जो पादपों द्वारा बनाए गए खाने को खाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, विषमपोषी। तो जो खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी, और जो किसी और का बनाया हुआ खाना खाते हैं उसे बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों का खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है ना, कि भाई हम तो खाते हैं पौधों को, लेकिन पौधों को खाना कहाँ से मिलता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, क्या ऐसा है कि जो खाना है
वो पौधों के सभी भागों में बनता है, मतलब फूल में, पत्ती में, तने में, जड़ों में, है ना, अथवा केवल कुछ विशेष या फिर कुछ ऐसे विशेष भाग हैं जिनमें खाना बनता है ना। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो परिवेश क्या होता है, जहाँ पर पौधे हैं, है ना, अपने आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। तो पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज और जल। तो ये सब जो होता है कच्ची सामग्री, ये पौधा अपनी परिवेश से कैसे लेता है, ठीक है, ये देखेंगे इसके अंदर, ये इसमें भी समझेंगे। और खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, और उसने वो उन चीज़ों को ले तो लिया, पर जहाँ पर वो उन्हें इस्तेमाल करेगा वो कैसे करता है, तो इसके बारे में आज समझेंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पादपों में पोषण विधि, ये कैसे एक पौधा खाते हैं खाना अपना। अच्छा, ये तो देख चुके हैं, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपके 10th क्लास में भी आएगा और 12th क्लास में भी आता है, तो इस वर्ड को अभी समझ लेंगे तो अच्छा होगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है जब पौधा धूप की हेल्प से अपना खाना बनाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि। धूप इसमें मेन होती है, इसमें पानी भी होता है, ठीक है, और कुछ खनिज भी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो वो कैसे करता है इसमें वो समझने वाले हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। आगे देखते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो एक बात समझ में आती है कि पादप है वो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाता है, पत्ती की हेल्प से। यानी पौधे में जो खाना बनाने का काम करती हैं वो कौन करती हैं, पत्तियां करती हैं, ठीक है। अब ये कैसे करती हैं, ठीक है। अब जब किसी पौधे की पत्तियां नहीं होती तो अब क्या करता है वो, है ना, तो वो ऐसा, जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो गिरती क्यों है ना, तो अभी पढ़ते हैं, समझ जाएंगे अभी, ठीक है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। ये कैसे होता है ना। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, जड़ को मूल भी कहते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे, जड़ को क्या बोलते हैं, मूल भी कहते हैं, ठीक है। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो एक बात इससे समझ में आती है क्या, कि जो भी खनिज होते हैं और जल होता है वो कौन अब अब्जॉर्व करता है, मतलब कि अवशोषित मतलब होता है अब्जॉर्व करना यानी सोखना। तो वो कौन सोखता है, वो सोखती है जड़। कौन सोखता है, ठीक है, कौन सोखता है, वो खनिज और जल, जड़ सोखती है, ठीक है। अब खनिज और जल जड़ ने सोख लिया यानी मूल ने सोख लिया, तथा तने के माध्यम से, अब भाई जड़ और पत्ती के, यानी कि जड़ ने जो पानी और खनिज सोखा है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा, बीच में क्या है, तना है और डालियां हैं, है ना। तो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र मतलब होता है छेद, ठीक है, यानी पत्तियों की सतह जो होती है ना उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं, ठीक है, जो अपनी आंख से हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। उनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। जो पत्तियां होती है ना वो वायु से अपने रंध्रों के द्वारा, यानी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उन्हें बोलते हैं रंध्र विज्ञान की भाषा में, तो उन रंध्रों द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है। तो 3 चीजें मिल चुकी हैं पौधे को, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, है ना, खनिज और जल मिल गया जड़ के द्वारा, जो तने के द्वारा हमने पत्तियों तक पहुंचा दिए, यानी कि तीनों एक जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं अब, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कोशिका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अब द्वार कोशिका क्या होती है, हम इस वर्ड को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। द्वार मतलब होता है गेट, कोशिकाएं जो आपने देखने यहाँ पे कोशिका होती है, आगे आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो द्वार कोशिकाएं मतलब जब एक छेद होता है, रंध्र होता है, उसके कोने पर कुछ एक चीजें होती हैं जिसे हम कोशिका बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। द्वार कोशिका उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रंध्र जो छेद होता है उसके किनारे पर होती है, ठीक है, इसे उसे इसलिए उसे बोलते हैं द्वार कोशिका, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं।
ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि वही बात है कि रंध्र के आसपास क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती हैं, और जो बीच में छेद होता है उसे बोलते हैं रंध्र। ठीक है, जल एवं खनिज वाहिकाओं, वाहिकाओं बोलते हैं नसों को। ठीक है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, जल और खनिज नसों से होकर, मतलब इसका मतलब यह है वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों तक पहुंच गए, तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंच गए, क्या पहुंच गए, खनिज और जल। ये वाहिकाएं नली के समान होती है ना, मतलब नाली की तरह होती हैं। एक पाइप मान लो, पाइप की तरह होती है नसें, आपके पास भी हैं हाथों में। ठीक है, ऐसी नसें होती हैं वहां पे भी कुछ कुछ। तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं ये। ठीक है, पूरे मतलब पेड़ में फैली होती हैं। पोषकों को पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। सतत का मतलब होता है लगातार, जो बीच में से टूटा ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं सतत। तो ये वाहिकाएं खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, यानी जो पोषक होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, है ना। खाना तो बना रही है पत्तियां, लेकिन पत्तियों से अब खाना तनों में, जड़ों में, डालियों में कैसे पहुंचेगा, वो इन्हीं की हेल्प से पहुंचता है। ठीक है, पादपों में पदार्थ, पादपों में पदार्थों के परिवहन, परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं परिवहन। तो पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कि कैसे कोई पदार्थ नसों की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, वर्णक मतलब होता है कलर। तो पत्तियों में एक हरे रंग का कुछ होता है, ये से बता रहा है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यानी एक हरा रंग होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे आप। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, पत्तियों में मिलता है। ठीक है, हरी पत्तियों में मिलता है खास तौर से, क्योंकि हरा बोले ना, हरा वर्णक। पीली पत्ती में नहीं मिलता, हरी पत्ती में मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। आहा, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है ना। संग्रहण मतलब इकट्ठा कर लेता है, संग्रहण मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग, जो ऊर्जा क्लोरोफिल ने हेल्प करी है पत्तियों की इकट्ठा करने के लिए, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। अब इसका मतलब क्या है, फिर से पढ़ते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग, जो ऊर्जा इकट्ठी करी है पत्तियों में क्लोरोफिल ने, है ना, तो उस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्रों के अंदर, रंध्रों से होते हुए आई थी, और जो हमारा पानी और खनिज है वो जड़ ने सोखा था और पत्तियों तक पहुंचाया था, है ना। तो ये दोनों मिल चुके हैं। अब प्रकाश भी आ चुका है, सौर प्रकाश, है ना। तो जो ये ऊर्जा है सौर प्रकाश की, ये सौर प्रकाश की ऊर्जा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी जल का इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खाद्य संश्लेषण में हेल्प करते हैं। खाद्य मतलब क्या होता है, खाने की चीज। संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनाना। तो खाने को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि खाना बनाते कैसे हैं पौधे, है ना। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जो खाद्य संश्लेषण है यानी खाने का बनना पौधों में है, वो कब होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये सौर प्रकाश की हेल्प से होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की हेल्प से पौधों का खाना बनना। ठीक है, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। इन सबसे मिलकर तो होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ओहो, अद्वितीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि प्रक्रम मतलब क्या होता है, प्रोसेस, कोई भी क्रिया, और अद्वितीय मतलब होता है एक। ठीक है, अद्वितीय मतलब क्या होता है, एक, यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसी अनोखी प्रक्रिया
और कोई नहीं करता। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय यानी अनोखी क्रिया, अनोखा प्रोसेस है। ठीक है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। और हेल्प कौन करता है? संग्रहित मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा इकट्ठी की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है ना। खाद्य मतलब क्या होता है? खाने की चीज। तो उस खाने की चीज के रूप में ये पौधों में यानी पादपों में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सिर्फ पौधों के लिए नहीं, हर एक जीव के लिए जो सूर्य है वह ऊर्जा का एक चरम मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अनोखा, बहुत ही बड़ा स्रोत है। ठीक है, इससे बड़ा कोई स्रोत नहीं है। हम भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपने देखी होगी प्लेट लगाते हैं जो ब्लैक कलर की, तो वो भी हमारे हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ओहो, अब सोच लो भाई, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। खाद्य मतलब खाने की चीज उपलब्ध नहीं होगी। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट अथवा परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से पौधों यानी पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर है। पादपों द्वारा निर्मित, इसका मतलब होता है पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर है। चाहे हम बोले डायरेक्ट रूप से या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने देख लिया कि पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे हम बोले प्रत्यक्ष रूप से या हम बोले परोक्ष रूप से। इसके अलावा इन सब कुछ छोड़ दो, इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनती है। ठीक है, निर्मित होती है मतलब क्या होता है? बनती है। निर्मित होना मतलब क्या होता है? बनना। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो कब बनती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब पौधों का खाना बनता है तभी बनती है हमारी ऑक्सीजन, जिसे हम सांस ले पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, अनुपस्थिति क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण ना हो, इसकी उपस्थिति हो ही ना, तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है ना। तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो हम बिना प्रकाश संश्लेषण के पृथ्वी पर जीवन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को इकट्ठा करने में हेल्प करता है पत्तियों की। क्लोरोफिल युक्त का मतलब होता है सिंपल, मैं इस वर्ड को तोड़ता हूं। क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल तो पता ही आपको क्या है? एक हरा वर्णक है, और युक्त मतलब होता है भरा होना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं यानी पत्ती की वो कोशिकाएं जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है ना। चित्र 1.2 में देखेंगे उसे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी जब पौधे के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो पौधे के ऊपर तब, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे होना चाहिए और जल भी होना चाहिए। यानी इन तीन चीज से मिलकर पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मतलब बनाते हैं उसे, है ना। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो जो प्रक्रम है यानी जो ये प्रोसेस है, ये क्रिया है, उसको हमने एक रिएक्शन से समझा है, वो ये वाला है। वो कैसे समझा है देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होगा, जल होगा, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट जो है पौधे का खाना, और हमारा ऑक्सीजन, है ना। मैंने भी क्या बताया था ऊपर कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो दो चीज बनती है, एक तो पौधे का खाना और एक हमारे लिए ऑक्सीजन। और ये करता कौन है? ये करता है सूर्य का प्रकाश, है ना। इसकी वजह से तो हो रहा है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन
निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त मतलब होता है छूटना, निकलना, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण है, इस इस प्रक्रम में यानी इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो निर्मुक्त होती है, मतलब निकलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अंततः, यानी कार्बोहाइड्रेट अंततः मतलब होता है लास्ट में। पत्तियों में मंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास तक आपको ये काम आएगा। पत्तियों में मंड मतलब इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टार्च के रूप में संचित, मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये है अपना क्लोरोफिल, और ये पत्तियां, ये रंध्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। अगर पत्तियों में स्टार्च उपस्थित है जो कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, वो हुआ है। संपन्न मतलब होता है होना, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है। स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में, मंड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। ये क्रियाकलाप है, ठीक है। तो एक ही प्रकार के पादपों के मतलब एक ही तरह का पौधा उसमें होना चाहिए। तो उसके 2 गमले लेने हैं। एक को अंधकार यानी अंधेरे में 72 घंटों के लिए रखें तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखें, ठीक है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। तो कक्षा 6 का एग्जाम्पल था एक, वो यहाँ पे करना है, ठीक है। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के बाद 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया। अच्छा, जो गमला आपने पहले अंधेरे में रखा था ना, उस गमले को अब 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग है ना, वर्ण क्या होता है? रंग होता है। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त यानी हरी पत्ती के अलावा अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। प्रच्छादन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैला देते हैं, ठीक है। जो और रंग होते हैं ना, लाल, भूरे, ये सब क्या करते हैं? क्लोरोफिल के रंग को फैला देते हैं, ठीक है। अर्थात ढक देते हैं ना, उनको ढक देते हैं या फिर फैला देते हैं जिससे वो दिखता नहीं है ना। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो हाँ, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने गीली दीवारों पर आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवकंपी यानी क्या बोलते हैं इसे, कोई काई जैसा पादप क्या होता है? पौधा। तो अवकंपी मतलब क्या होता है? काई जैसा पादप, यानी सिंपल जो काई जमी होती है ना पानी के ऊपर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो देखे होंगे, है ना, दीवारों पर भी होते हैं और तालाब में भी होते हैं, ऊपर जो पानी के ऊपर होते हैं। तो ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। कौन से जीव? जिन्हें बोलते हैं हम शैवाल, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं साइंस की भाषा में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, वो तो होता ही होगा क्योंकि जहां जहां पर पौधे का रंग हरा होगा वहां पे क्लोरोफिल होगा ही होगा ठीक है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी पादपों में कुछ अन्य खाद्य का, यानी खाद्य क्या होता है? खाने की चीजों का संश्लेषण होता है, यानी बनते हैं। अभी आपने पढ़ा
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से ही क्या करते हैं पौधे अपना खाना यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च यानी कि मंड बनाते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। अब ये क्या होते हैं, अन्य घटक क्या होते हैं, यानी और भी चीजें होती है जिनसे बनता है ना। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटक यानी खाने की चीजों के जो अन्य घटक होते हैं ना, उनके संश्लेषण यानी उनके बनने में होता है इन सब का इस्तेमाल। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, ठीक है, नाइट्रोजन से बनता है प्रोटीन, ठीक है। परंतु प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनी मतलब नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है, ये वो पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। यानी इनके अलावा नाइट्रोजन भी उसमें होती है, उनसे बनता है प्रोटीन। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, जड़ से मिलेगा, है ना। नाइट्रस देखते हैं अभी कैसे मिलेगा। यदि याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा हवा में कौन सा पदार्थ होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, 78% होता है नाइट्रोजन हवा में। तो परंतु जो पादप है ना वो इसका अवशोषण यानी कि सोखना इसी रूप में नहीं करते, यानी जो नाइट्रोजन हवा में होती है वहां से पादप इसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, नहीं सोखते, ठीक है, ना ही सोख सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को यानी जो नाइट्रोजन गैस में होती है ना उस नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर, यानी जो जीवाणु होते हैं हमारे मिट्टी में वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त मतलब छोड़ देते हैं, है ना, निर्मुक्त यानी मृदा में निकाल देते हैं उसको, हवा से मिट्टी में निकाल देते हैं कुछ जीवाणु, किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ, विलय क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो मिल जाए, है ना, यह मिलने वाला पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। अब जल पादप कहाँ से सोखते हैं, जड़ से, है ना, मूल से सोखते हैं, जल, खनिज और अब इसमें नाइट्रोजन भी जुड़ चुका है, ठीक है। तो जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। उर्वरक तथा खाद ये दोनों अलग बातें हैं, इनको हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है, क्या इनमें अलग होता है। जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है, ठीक है, उर्वरक में और खाद में नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है, जिससे जो पौधा होता है वो अपनी जड़ की सहायता से नाइट्रोजन को सोख लेगा और जल्दी बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग आपूर्ति हो जाती है, यानी पूर्ति हो जाती है, यानी उसे मिल जाता है। पूर्ति क्या होता है, उस चीज की पूर्ति करना, है ना। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं यानी बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1 का पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है।